अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 6 बायोलॉजी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बायो एलिमेंट्स के बारे में। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, उसमें सारी डिटेल्स हमने पिछले लेक्चर में स्टडी की थी। तो आज हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायो मीन्स लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज से, ऑर्गेनाइज का मतलब है तरतीब पाना। तो एक जानदार किस तरह तरतीब पाता है, कौन कौन से लेवल्स में से उसको गुजरना पड़ता है, वो हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम तीन चीज़ों को जो कि आपकी बुक पे रिटन है उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कम्प्लेक्सिटी। कम्प्लेक्सिटी का मतलब है पेचीदगी। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल। ज़िंदगी जो है वो सिंपल नहीं है, जानदार जो है वो सिंपल नहीं है। जब हमने पहले लेक्चर में लाइफ की करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था तो उसमें कहा था हमने दे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ कम्प्लेक्स एंटिटीज़। कम्प्लेक्स चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं। तो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल नहीं है। इट हैज़ हायर डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी। इसकी जो डिग्री है कम्प्लेक्सिटी की वो क्या है, हायर है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, एज़ कम्पेयर टू नॉन लिविंग्स। और सबसे इसकी बेहतरीन मिसाल है ब्रेन। ब्रेन हमारा जो है वो हमें डिस्टिंग्विश करता है, लिविंग थिंग्स को डिस्टिंग्विश करता है नॉन लिविंग थिंग्स से। तो ब्रेन जो है, ब्रेन इसका काम क्या है, थिंकिंग। ब्रेन का काम क्या होता है, थिंकिंग। अब अगर हम लोग बात करें एक तरफ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, एक तरफ हमारे पास नॉन लिविंग हो, तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी कौन होगा हमारे पास, ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि उसमें कौन सी एबिलिटी है, उसमें ब्रेन भी है और वो थिंकिंग की सलाहियत भी रखता है, सोचने की सलाहियत भी रखता है। अब थिंकिंग जो है वो इतनी कम्प्लेक्स है, इसका मैकेनिज्म जो है वो इतना कम्प्लेक्स है कि साइंस जो है वो इसके बारे में अभी तक सही तरह से बयान नहीं कर पाई। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फंक्शन जो होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं, दे आर नॉट सिंपल। उसके बाद अगली चीज़ की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो वो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म। रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब क्या है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म मतलब कि चीज़ों को रेगुलेट करने की सलाहियत। बहुत से फंक्शंस ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं हमारे जिस्म में जिनको हम लोग रेगुलेट करते हैं, जिनको हमारे जिस्म रेगुलेट करता है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को कंट्रोल किसके जरिए किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम के जरिए। जितने भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं उन सबको कंट्रोल सिस्टम्स के जरिए क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब ये है कि जब से कोई चीज़ बनी है तब से उसमें खसूसियात का मौजूद होना। तो हम लोग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बिल्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब से बने हैं, फॉर एग्जांपल जब एक मोबाइल खरीदा जाता है तो उसमें डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर पहले से ही क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर्स, उन सॉफ्टवेयर को हम क्या कह देते हैं, ये मोबाइल के कौन से सॉफ्टवेयर हैं, बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कंपनी की तरफ से पहले ही इंस्टॉल हैं, उनको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप ज़रूरत के मुताबिक क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो सेम एज इट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कुछ सिस्टम जो हैं वो बिल्ट इन होते हैं, पहले से बचपन से ही मौजूद होते हैं। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ज़रूरत के मुताबिक डेवलप होते हैं। मिसाल के तौर पे ज़रूरत के मुताबिक डेवलप होने से मुराद ये है कि अगर एक पर्सन जो है वो फेस करता है टेम्परेचर को, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो हमारा है 37, लेकिन जब टेम्परेचर जो है वो हायर लेवल पे जाता है या लोअर लेवल पे जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उससे क्या हो जाता है, अडॉप्टेड हो जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक खसूसियत अपने अंदर ले आते हैं जिसको कहते हैं अडॉप्टेशन। मुताबिकत पैदा कर लेते हैं, जिस तरह का माहौल हो उसमें रहना सीख जाते हैं। कुछ चीज़ें उनमें बिल्ट इन हैं जो कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के जरिए कंट्रोल होती हैं, जबकि कुछ को वो क्या कर लेते हैं, अडॉप्टेड कर लेते हैं, मुताबिकत पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। उसके बाद बात की जाए, नेक्स्ट जो वर्ड यूज़ हुआ आपकी बुक में, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। लिविंग थिंग्स हैव हाईली स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंसेस।
लिविंग थिंग्स में क्या होता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंसेस होती हैं। लिविंग थिंग्स पहले भी बात कर चुका हूं मैं कि सिंपल नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक सेल, अब ये इसके अंदर क्या है, उसका न्यूक्लियस है, ये उसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो अब हमने किसको स्टडी करना है, प्रोटोप्लाज्म को। तो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू, अब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को अगर हम निकाल के सेल के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन सब को जब स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म। लेकिन जब साइटोप्लाज्म के साथ हम लोग न्यूक्लियस को भी ले लेते हैं, सारे इंटरनल सेल को स्टडी करते हैं, अंदर वाले सेल को, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म P इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस C, N प्लस C। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में हाईली स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंसेस आ जाती हैं। हाईली स्ट्रक्चर्ड सब्सटेंसेस, इसका मतलब ये कि न्यूक्लियस आ जाता है इसमें, यहाँ पे राइबोसोम्स होंगे, यहाँ पे लाइसोसोम्स होंगे, यहाँ पे पैरोक्सिसोम होंगे, यहाँ पे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो ये हाईली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिज्म और हाईली स्ट्रक्चर जो हैं वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, प्रेजेंट है किसके अंदर, सेल के अंदर। तो वो सारा जो है वो क्या बन जाता है, इसका प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम आते हैं लेवल्स की तरफ, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो सबसे पहला जो लेवल है हमारे पास वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक का मतलब तो आपको समझ आता है एटम से। एटम का मतलब ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ एटम्स। कोई भी चीज है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो सारी किससे मिलकर बनी होती हैं, एटम से बनी होती हैं। तो वो है वो स्टडी, वो वाली लेवल पे स्टडी जिसमें हम एटम्स को पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से एटम्स पाए जाते हैं, वो कौन सा लेवल आ जाता है हमारे पास, एटॉमिक लेवल आ जाता है। जबकि सब का मतलब क्या होता है, लिटल, छोटा। तो एटम से जो छोटा लेवल है वो है सब एटॉमिक लेवल। सबसे पहले बात शुरू होती है सब एटॉमिक लेवल से। सब एटॉमिक लेवल ये एटम है, तो उसमें उसके अंदर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और n से न्यूट्रॉन। तो ये सब एटॉमिक लेवल किस पे मुश्तमिल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स पे। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट लेवल की, हमने ग्रेजुअली मूव करना है लो लेवल से हाई लेवल की। हाई लेवल की तरफ हम लोग मूव करेंगे तो एट द एंड एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा लेवल होगा, कि उसके बाद कोई लेवल नहीं होता। और सबसे सिंपल लेवल जो है वो कहां से शुरू होता है, सब एटॉमिक लेवल से शुरू होता है। तो सब एटॉमिक लेवल से बात शुरू हुई, सब एटॉमिक को पढ़ा, उसके बाद एटॉमिक को पढ़ा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की तरफ। तो मॉलिक्यूलर लेवल जो है, नाम से जाहिर है मॉलिक्यूल, वो चीज़ें जो हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं तो वो उसका मॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स, जानदारों में, एलिमेंट्स आर नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, अलग। एलिमेंट्स जो है ना वो अलग फॉर्म में नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस के अलावा। नोबल गैसेस जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में रह सकती हैं। हर एलिमेंट की ख्वाहिश होती है, हर एलिमेंट में एक ख्वाहिश ये है कि वो अपने एक्सटर्नल शेल को, जो कि उसका वैलेंस शेल भी कहलाता है, उसको क्या कर सके, मुकम्मल कर सके, उसको उसका वैलेंस शेल जो है वो मुकम्मल हो। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू आयोनिक एंड कोवलेंट। दो वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए, आयोनिक और कोवलेंट, एक आयोनिक और एक कोवलेंट। तो बात कर लेते हैं आयोनिक की और बात कर लेते हैं कोवलेंट की। तो आयोनिक बॉन्ड जो है वो कब बनाते हैं, दो एटम्स, जब एक एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे के पास कमी हो। मतलब कि एक के पास ज्यादा है, दूसरे के पास क्या है, उसकी कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो फिर क्या होता है, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल ट्रांसफर हो जाता है। तो वो बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल ट्रांसफर से बनता है वो है आयोनिक। फॉर एग्जाम्पल NaCl। अब Na में हमारे पास इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, Cl में हमारे पास कितने होते हैं, 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, उसके बाद ये 7, उसको एक की कमी है। तो वो क्या करेगा, इसको जो है डोनेट कर देगा और उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब दूसरा वो बॉन्ड जिसका वर्ड यूज हुआ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम्स के
इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बराबर बराबर हों, तो फिर क्या की जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, फिर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग। फॉर एग्जांपल N2, N और N, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये आगे जी, 2 ये आगे, 3 इधर इसके आगे, 3 इधर इसके आगे। अब ये जो है अगर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेगा जब डबल इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा जब, तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। जब ये वाला नाइट्रोजन लेफ्ट वाला उसको अपनी तरफ खींच लेगा तब उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पूरे। यूं दोनों ये क्या करेंगे, स्टेबल फॉर्म में रह सकेंगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते कब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन थ्रू आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। ये हमेशा याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल कौन सा कंपाउंड है, स्टेबल, क्योंकि ये अपना आज़ादाना वजूद जो है वो बरकरार रख सकता है, जबकि एटम जो था वो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। 2 कंडीशंस मैंने बता दी, रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। तो रख किन सूरतों में सकता है, फॉर एग्जांपल नोबल गैस है कोई, वो अगर सिंगल फॉर्म में मौजूद है तो उसका साइज मौजूद है, लेकिन अगर वो कोई और एटम है, कोई अल्कली मेटल है, कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कोई भी है, तो वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। लेकिन मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो मॉलिक्यूल हमेशा अपना वजूद बरकरार रखते हैं। मॉलिक्यूल एक स्टेबल कंपाउंड होता है। अब बात की जाए रोल ऑफ अरेंजमेंट की स्टूडेंट बात की जाए तो बायो एलिमेंट्स ने क्या होना होता है, अरेंज होना होता है। वही 16 बायो एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट, जो क्या करते हैं, डिफरेंट तरह से अरेंज होते हैं। डिफरेंट तरह से जब वो अरेंज होंगे तो फिर क्या होगा, डिफरेंट तरह की हमारे पास कंप्लेक्सिटीज बन जाएंगी, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास 1 2 3 क्या है, बायो एलिमेंट्स हैं। अब अगर ये इस फॉर्म में अरेंज है तो एक कंपाउंड बन गया, अगर 3 2 1 की फॉर्म में अरेंज है तो एक और कंपाउंड बन गया, अगर 1 3 2 की फॉर्म में मौजूद है तो एक और कंपाउंड बन गया, अगर जो है 3 1 2 की फॉर्म में मौजूद हैं तो एक और कंपाउंड बन गया। तो इस तरह ही बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं, बायो एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट्स में आके वेरियस कंपाउंड्स बना देते हैं। नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन बायो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड देमसेल्फ। और उसके बाद बात की जाए स्टूडेंट्स टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की टाइप्स कितनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स की टाइप्स की बात करने से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि हम मॉलिक्यूल्स को जो है वो क्लासीफाई किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह एक क्लास है उसको आप डिफरेंट तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास है उसको आप स्टूडेंट्स के नंबर की बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट कितने नंबर हैं, स्टूडेंट कितने। उसको आप तादाद के लिहाज से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको आप स्टूडेंट्स के नाम के लिहाज से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, उस क्लास को आप लोग सब्जेक्ट्स के लिहाज से भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये बायोलॉजी की क्लास है, ये मैथ की क्लास है। तो सेम एज इट मॉलिक्यूल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द डिफरेंट बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेट की बेस पे। अब 2 ही सूरतें हैं हमारे पास, या तो वेट कम होगा या वेट ज्यादा होगा। तो अगर माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, तो माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट है स्मॉल, उनको क्या कहेंगे हम, माइक्रो मॉलिक्यूल। और उसकी एग्जांपल में H2O है हमारे पास, O2 है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है और ग्लूकोज आ जाता है उसमें। जबकि इसके उलट अगर चले जाएं तो मैक्रो आ जाएगा। माइक्रो और मैक्रो स्टूडेंट्स ये की वर्ड्स हैं, इनको आपने हमेशा याद रखना है। माइक्रो जहां पे भी यूज हो उसका मतलब होता है लेस, छोटा। मैक्रो जहां पे भी यूज हो, मैक्रो उसका मतलब होता है लार्ज। तो वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, लार्ज है, वो कौन से मॉलिक्यूल हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और उसकी मिसाल है स्टार्च, प्रोटीन्स, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं हमारे
दूसरी हमारे पास टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ CH बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बुनियाद पे दूसरी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल की टाइप है। तो उसमें भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है हमारे पास ऑर्गेनिक और एक हमारे पास क्या आ जाती है, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक अब दो ही कंडीशन है इसमें, एक तो ये होगा कि किसी में CH बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एक वो जिसमें एब्सेंट होगा। तो वो जिसमें CH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, द मॉलिक्यूल्स दैट हैव CH बॉन्ड्स इन देयर एटम्स आर नोन एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उनको हम क्या कह देंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह देंगे। और उसकी मिसाल है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये इसमें C और H बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। इसी तरह अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड का फार्मूला RC++O NH3 और H, ये इसका क्या है फार्मूला। अब इसमें भी CH बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद बात की जाए इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें जो है, जिनके एटम्स में CH बॉन्ड एब्सेंट होता है, जिनमें CH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, उनको इनऑर्गेनिक कहा जाता है। तो इनऑर्गेनिक उसकी मिसाल है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये थी टाइप्स। जब ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो फिर ही एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।